गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक अपने जो कर रहे थे वो था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उसमें सबसे पहले अपनों ने ऑफ बो रूल्स पढ़े। ऑफ बो रूल्स चार टाइप के थे, तीन उसमें से अपनों ने डिस्कस कर लिए हैं, एक जो है वो उसके बाद डिस्कस करेंगे। और उससे पहले अपने को क्या करना है कि एक टॉपिक पढ़ेंगे अपने, और वो है क्वांटम संख्याएं। अभी आज अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की ही बात करेंगे, और उसमें जो अपनों ने कुछ अपवाद देखे थे अगर आपको ध्यान है तो, और वो था 24 नंबर एलिमेंट, परमाणु क्रमांक 24 क्रोमियम और परमाणु क्रमांक 29, और जो था कॉपर। तो उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था वो थोड़ा सा चेंज हो गया था, उसकी बात करेंगे आज अपने। तो टॉपिक अपना वही रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो देखो, अब आपको ये ध्यान है, आप लोगों ने प्रैक्टिस की होंगी, तो अपना स्टार्ट करते हैं अपने 21 नंबर एलिमेंट स्कैंडियम से। एक बार दोबारा से स्टार्ट करते हैं, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो ऑफ बो सिद्धांत का जो क्रम था, कक्षकों के ऊर्जा का जो क्रम था वो याद हो गया होगा। नहीं हुआ है तो आपको वो बनाना तो अब तक सीख गए होंगे। और वो क्या था देखते हैं अपने, 1s 2s 2p 3s 3p 4s और उसके बाद में आएगा 3d। एक बार अपने यहीं तक बात करेंगे, क्योंकि अपने जो 21 से लेकर 30 तक जो तत्व होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपने यहाँ तक 3d तक क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो एक बार अपने दोबारा से बनाते हैं, थोड़ा फास्ट बनाएंगे। स्कैंडियम जो है वो 21 नंबर एलिमेंट होता है, और उसका परमाणु क्रमांक उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो भी 21 होती है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। देखो अभी तक जहाँ तक 4s2 आता है वो कितने इलेक्ट्रॉन आगे काउंट करते हैं, 2 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 कितने आगे, 20 इलेक्ट्रॉन आगे। अब एक इलेक्ट्रॉन और फिल करना है, और वो जाएगा 3d में, 3d1। अब कंटिन्यू चलते हैं अपने। 22 नंबर जो एलिमेंट था वो था टाइटेनियम। हालांकि ये टॉपिक, ये जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 21 से लेकर 30 तक अपने कर चुके हैं, बट आज का जो टॉपिक है वो ये है कि कॉपर और जो क्रोमियम है उसमें इलेक्ट्रॉन जो s वाला था वो d में क्यों चला जाता है, ये टॉपिक है। तो उससे पहले एक बार अपने को नोट तो करना पड़ेगा ना। तो देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d क्या होता है, 2 होता है। उसके बाद 23 नंबर एलिमेंट होता है वेनेडियम। कौन सा होता है, वेनेडियम। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3 होता है, ठीक है। उसके बाद आता है 24 नंबर एलिमेंट, और ये मैंने आपको बताया था अपवाद है, और बहुत ही अच्छा अपवाद है। और बोर्ड के अंदर, बोर्ड मतलब +2 के पेपर में ये बहुत बार पूछा गया है। और आपका जो 11th क्लास का पेपर होता है लोकल क्लासेस का, उसमें भी आपको ये क्वेश्चन मिलेगा आपको पेपर में कहीं न कहीं, चाहे हाफ ईयरली हो चाहे ईयरली पेपर हो, कहीं न कहीं जरूर मिलता है ये। तो देखो उसके बाद आता है क्रोमियम। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। और होना क्या चाहिए, ये जो अपने इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं ये जाएंगे ऑफ बो रूल के अकॉर्डिंग, ऑफ बो सिद्धांत के अनुसार भरे जा रहे हैं। और 3d क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। बट ये एक अपवाद है, और ये हो क्या जाता है, इसमें ये वाला एक इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जाएगा, इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4s1 3d5। एक तो ये था अपवाद। और उसके बाद में यहाँ पर अपने 25 नंबर एलिमेंट जो था वो था मैग्नीज। मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s। अब देखो
मैंने आपको ये बताया था कि ओहबो सिद्धांत कि ये जो ऊर्जा का क्रम है, इस ऊर्जा के क्रम में इलेक्ट्रॉन जब अपने पहले जो भी कोश आता है उसमें पूरे फिल करेंगे और जितना उसमें आते हैं अधिकतम उतने आ जाएंगे, उसके बाद आगे वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, फिल करते हैं, भरते हैं। तो देखो अब यहाँ पर ये जो है ये तो खाली हो गया, एस में अधिकतम कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, और यहाँ पर कितने हैं, एस के अंदर 1 ही है, तो ये क्या हो गया, ये खाली हो गया। और अब अपने क्या करेंगे, मैग्नीज में जो इलेक्ट्रॉन है वो डी में नहीं भरेंगे, वो वापस कहाँ पर आएगा, इसमें ही आएगा, 3d5, ठीक है। उसके बाद 26 नंबर जो एलिमेंट होता है वो होता है Fe मतलब आयरन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। एक बार मैंने आपको बताया कि 2-3 एलिमेंट्स में भरने के बाद आप लोग क्या किया करो, काउंट कर लिया करो कि भाई हम जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना रहे हैं वो सही जा रहा है या नहीं जा रहा। 2 2 4 और 6 10, 2 12 6 18, 2 20 और 6 26, एलिमेंट नंबर 26 Fe और 26 ही इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके बाद 27 नंबर है CO कोबाल्ट, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7। उसके बाद इलेक्ट्रॉन आते हैं 28 नंबर, 28वां तत्व ये है निकल। निकल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d कितने आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। उसके बाद 29 नंबर एलिमेंट होता है और वो होता है कॉपर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओ इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d8 के बाद में क्या होना चाहिए था, 9, क्या होना चाहिए था, 3d9 होना चाहिए था। बट यहाँ पर होता क्या है कि ये एक इलेक्ट्रॉन ये इधर से इसमें चला जाएगा तो इसमें कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, और इसमें कितना रह जाता है, 1 रह जाता है। और ये जो है ये भी एक अपवाद है। 24 नंबर और 29 नंबर दोनों तत्व बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद में 30वां जो तत्व आता है वो होता है जिंक। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s। अब देखो एक बार मैं लिखता हूँ 3d में यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए। तो 10 से ज़्यादा तो आएंगे नहीं क्योंकि उसमें अधिकतम 10 ही आ सकते हैं और 10 इलेक्ट्रॉन अपनों ने क्या कर दिए, उसके अंदर फिल कर दिए। तो यहाँ पर ये पहले 10 लिखो और आगे वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आता है, यहाँ पर। तो ये जो कॉपर और क्रोमियम 2 अपनों ने तत्व लिखे हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने ऐसे के ऐसे ही याद करने हैं। अभी अपने बात करने जा रहे हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो ऐसा होता है वो क्यों होता है, ठीक है। तो देखो अब आपको ये पता है कि जो p कक्षक होता है उसमें टोटल अधिकतम कितने आते हैं, अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 6। d में अधिकतम कितने आते हैं, 10। f में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 14। ये आपको पता है। उसके बाद बात करते हैं अपने कि अब ये तो आगे अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आगे, अधिकतम आगे। मतलब ये जो कोश जो है जिसमें f में 14, d में 10 और p में 6 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं उन कक्षकों को बोलते हैं पूर्ण पूरित। क्या बोलते हैं, पूर्ण पूरित बोलते हैं। पूर्ण पूरित का मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, मतलब पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है पूरा भरा हुआ। क्या मतलब होता है, पूरा भरा हुआ। कि जो भी कक्षक है जैसे p है, d है या f है इसमें 6, 10, 14 इलेक्ट्रॉन जैसे क्रमशः आ जाएंगे तो वो कक्षक क्या हो जाता है, पूरा भरा हुआ हो जाता है। और अपनी लैंग्वेज में इसको क्या बोलेंगे, पूर्ण पूरित बोलेंगे। अब देखो अब इसमें आपको अगर इसके आधे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3, इसके आधे कितने हैं, 5 और इसके आधे कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। दोबारा से देखो p में अगर 3 आ जाएं तो बिल्कुल आधे इलेक्ट्रॉन है, d में 5 आ जाए वो ये भी बिल्कुल आधे इलेक्ट्रॉन है, f में 7 आ जाए ये भी क्या है, बिल्कुल आधे इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं अपनी लैंग्वेज मतलब केमिस्ट्री में अर्धपूरित।
क्या बोलते हैं, अर्धपूरित का इसका मतलब पता होना चाहिए, इसका मतलब होता है आधा भरा हुआ, आधा भरा हुआ। तो अब ये जो है पूर्ण पूरित या इसके बाद पूर्ण पूरित और ये जो अर्धपूरित कक्षक होते हैं इनका स्थायी तो ज़्यादा होता है, क्या ज़्यादा होता है, स्थायी तो ज़्यादा होता है। ये ध्यान रखना है आपने किनका, कि एक तो वो इलेक्ट्रॉन जिसमें जैसे P में 6 आ गए या P में 3 आ गए, तो P में 6 या P में 3 इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं अपने, इलेक्ट्रॉन्स हैं ये, ताकि पता चलता रहे कि हो क्या रहा है। तो P में अगर 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएं या P में जब 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएं तो उसका स्थायित्व तो ज़्यादा होता है किसकी तुलना में, अगर अपनी तुलना करते हैं तो देखो P1, P2, P4, P5, ठीक है। अगर इनकी तुलना करें इससे P3 से और P6 से, तो ये जो कक्षक मैंने लिखे हैं P में कितने इलेक्ट्रॉन आए, या तो 3 आए या कितने आए, 6 आए, तो ये ज़्यादा स्थायी होगा किसकी तुलना में, इनकी तुलना में, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं D की बात करता हूँ तो D में 5 या D में जो है 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएं, कितने आ जाएं, D में 5 या D में 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएं, तो ये ज़्यादा स्थायी होते हैं किसकी तुलना में, तुलना करो अब, तुलना बाकी D के सभी 1, D2, D3, D4, D6, D7, D8 और D9। अब देखो ये इतने सारे कक्षक बना दिए मैंने, D के सभी बना लिए, P के भी अपनों ने क्या बना लिए, सभी बना लिए। तो ये जो कक्षक होते हैं ये ज़्यादा स्थायी होते हैं और इनकी ऊर्जा भी ज़्यादा होती है इनकी तुलना में। इसी प्रकार ये भी क्या होते हैं, ज़्यादा स्थायी होते हैं और इनकी भी ऊर्जा होती है, ज़्यादा होती है किसकी तुलना में, इनकी तुलना में। अब आपको थोड़ा बहुत ही आइडिया हो गया होगा कि जब P में आधे आ जाएं या P में पूरे भरे जाएं, D में आधे आएँ या D में पूरे भरे जाएं, इसी प्रकार F में भी होता है कि F में या तो आधे इलेक्ट्रॉन हो, अर्धपूरित विन्यास हो या क्या हो, पूर्ण पूरित विन्यास हो, तो वो जो कक्षक होता है वो क्या होता है, ज़्यादा स्थायी होता है। अब देखो, अब आ जाओ वापस, यहाँ पर D कितना है 5 और यहाँ पे D कितना है 10। अब ये जो मैंने बताया है ये S के लिए भी होता है, क्या होता है, S के लिए, S में 1 है तो आधा, 2 है तो पूरे, परंतु उसकी अपने क्या है, बात नहीं करते। अब अगर मैं इसका, अब मैं वापस इसको साफ कर रहा हूँ, सिर्फ ये 2 ही रखूँगा। तो अगर अपने इसकी तुलना करें कि भी ज़्यादा स्थायी कक्षक कौन सा होता है, तो देखो कंपैरिजन करो इनका। अब यहाँ पे ये अपवाद बना, और या तो क्या होता कि अपने इलेक्ट्रॉन भरते 4s2, यहाँ लिखते हैं 4s2 3d4, एक तो विन्यास बनता ये सिर्फ लास्ट के लिखे हैं मैंने, ये बीच में यहाँ से यहाँ तक नहीं लिखा, ठीक है। और एक जो है वो विन्यास बन गया 4s1 3d क्या 5। अब देखो बात करते हैं, अगर अपने बात करते हैं स्थायित्व की, तो इसमें पूरा भरा हुआ कौन सा है, सिर्फ S वाला क्या है, पूरा भरा हुआ, और D वाला न तो अर्धपूरित है न पूर्ण पूरित है। देखो D4 यहाँ पे लिखा हुआ है, इनका स्थायित्व कम होता है, इनका क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो अपने किसी भी तरीके से इसको ऐसे बना लिया, इसको क्या बना लिया, ऐसे बना लिया। तो अगर यहाँ पर तो क्या था कि जो S था वो सिर्फ पूरा भरा हुआ था, और D का तो ना तो पूरा भरा हुआ ना आधा भरा हुआ। यहाँ पर क्या है, S भी आधा भरा हुआ है और क्या है, D भी आधा भरा हुआ है। तो इसका स्थायित्व क्या होता है, स्थायित्व ज़्यादा होता है। क्या ज़्यादा होता है, स्थायित्व किसकी तुलना में, इसकी तुलना में, ठीक है। इसी प्रकार अपने इसकी बात करते हैं, देखो तो जिनका अब कक्षक या कोई भी जो तत्व है या उसके जो भी इलेक्ट्रॉन आएंगे, कक्षक आएंगे, वो ये चाहते हैं कि मैं ज़्यादा स्थायी रहूं। मतलब मैं कौन, मैं कक्षक, कोई भी कक्षक ये चाहेगा कि मैं ज़्यादा स्थायी रहूं। अब इसका विन्यास देखते हैं। अगर अपने ऑफ वो नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन भरते तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता 4s2 3d9, और अभी अपनों ने जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चेंज करके लिखा है वो लिखा है 4s1 3d10। अब देखो इसमें क्या है, सिर्फ ये S कक्षक है, ये पूरा भरा हुआ है,
एस कक्षक क्या है, पूरा भरा हुआ, डी क्या है, न तो आधा भरा हुआ और न पूरा भरा हुआ। और इसमें अगर अपने देखेंगे तो यहाँ पर एस तो क्या है, आधा भरा हुआ, और डी क्या है, पूरा भरा हुआ। तो इसमें भी इसका स्थायित्व तो क्या होता है, यहाँ पे लिखा है स्थायित्व तो क्या होता है, ज़्यादा। स्थायित्व तो क्या है, स्थायित्व तो होता है यहाँ पर ज़्यादा। तो कोई भी जो कक्षक है वो ये चाहता है कि मैं स्थायी रहूं, तो स्थायी रहने के लिए इसने क्या किया कि एक एस से, देखो ये था, इसका ये था, और वो सिद्धांत के अनुसार तो इस एक एस ने इसका एक इलेक्ट्रॉन दे दिया इधर, इस एक एस ने एक इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया, तो ये विन्यास बन गया। ओके, इसी प्रकार अगर अपने देखते हैं 4s2 जो होता है, इसमें भी s में कितने हैं, 2, और d में कितने हैं, 9 इलेक्ट्रॉन। तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या आ जाता है, इधर आ जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्थायित्व का कारण क्या है। स्थायित्व तो अब अपने को सिर्फ इतना तो पता चल गया कि भाई स्थायी होता है, स्थायित्व का कारण पता होना चाहिए अपने को। देखो कि स्थायित्व क्यों होता है, इसका एक बहुत ही अच्छा कारण है, और वो कारण देखते हैं अपने। देखो स्थायित्व का कारण, स्थायित्व का कारण ये होता है, अपने लिखते हैं कारण जो है कि जो स्थायित्व हुआ जिसमें इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव किए, तो उसका कारण क्या होता है, उसका कारण होता है, देखो इलेक्ट्रॉन, एक पॉइंट लिखता हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन का सममित वितरण, इलेक्ट्रॉन का सममित वितरण। अब आपको ये पता, इस वर्ड का अर्थ पता होना चाहिए, सममित क्या है, इलेक्ट्रॉन किसका, सममित का मतलब पता होना चाहिए। सममित का मतलब होता है, जैसे अपने बात करते हैं कि सममित का मतलब होता है समान भाग, समान भाग। सममित का मतलब क्या है, समान भाग। कैसे समान भाग, कैसे, ये मैं एक कोई, आप ये मानो कि ये मैंने एक कोई गिलास बनाया है, क्या बनाया है, गिलास ऐसे ही होता है लगभग, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से काटूं, इस जगह से काटूं, तो ऊपर वाला भाग बड़ा है, नीचे वाला भाग क्या है, छोटा है, तो ये सममित नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे काटता हूँ, इस लाइन से काटता हूँ, तो ये है असममित, क्या है, असममित। और अगर मैं इसको ऐसे न काट कर मैं इसको बिल्कुल सेंटर से ऐसे काटता हूँ, ठीक है, तो अब देखो इधर वाला भाग और इधर वाला जो भाग है वो क्या है, बिल्कुल समान है, सममित है। अब इसे क्या बोलेंगे, सममित। दो भाग जब क्या प्राप्त हों, समान प्राप्त हों, उसको क्या बोलेंगे, सममित भाग बोलेंगे, ठीक है। तो देखो और देखते हैं अपने इलेक्ट्रॉन का सममित वितरण कैसे होता है, उसकी बात करते हैं अपनी। तो सममित का आपको पता चल गया कि किसी भी कोई भी जो वस्तु होता है उसको बीच में से इस तरीके से काटा जाए, बीच में से इस तरीके से काटा जाए कि इसको दो भाग मिलेंगे अपने को, और दोनों क्या मिले अपने को, समान मिले, उसे बोलते हैं अपने सममित। ओके, तो देखो अब यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन का सममित वितरण। इलेक्ट्रॉन का सममित वितरण कैसे हुआ, देखो क्रोमियम की बात करता हूँ। ओह्बो सिद्धांत ये कहता है 4s2 3d4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होना चाहिए। सबसे लास्ट वाला लिखा, बीच में मैंने नहीं लिखा, क्या होना चाहिए, 4s2 3d4 होना चाहिए। तो देखो 4s2 बनाओ, s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 में, d में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब S जो है उसको बीच से काटें तो दोनों भाग समान प्राप्त हों, ठीक है, हो जाएंगे। S तो क्या है, सममित है, यहाँ पर उसका कोई चक्कर नहीं है। अब ये है क्या, D, और D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। तो देखो अगर मैं इसको बिल्कुल सेंटर से काटता हूँ तो इधर वाला भाग अलग है, इधर वाला भाग अलग है, ठीक है। मतलब बीच में सेंटर वाला कक्षक कोश यही होता है, उपकोश। तो इधर तो 1 इलेक्ट्रॉन बचे, इधर कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, और इधर एक जो है कक्षक वो खाली भी पड़ा है, इधर क्या है, पूरा भरा हुआ। तो ये है असममित, क्या होता है, असममित। अब देखो सममित कैसे बनाएंगे कि जब ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता था
ओह्बो सिद्धांत के अनुसार तो ये होता है, परंतु ये अपवाद, अब अपवाद वाला जो है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है 4s1 3d5, 4s1 3d5 होता है। ठीक है, तो देखो अब इसके अंदर क्या हुआ कि इसको अपने बनाएंगे, और कैसे बनाएंगे, 4s में कितना है 1 इलेक्ट्रॉन, कितना है, बिल्कुल इसको सेंटर में लिखो 1 इलेक्ट्रॉन, इससे काटो तो यहाँ दोनों भाग क्या मिलेंगे आपको, समान मिलेंगे। डी में बनाओ आप 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 5। अब आपको इस इलेक्ट्रॉन से यहाँ से काटते हैं तो इधर वाला भाग और इधर वाला भाग क्या मिल रहा है अपने को, समान मिल रहा है। तो सममिति के कारण क्या होता है, अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर, सममिति के कारण क्या बढ़ जाता है, स्थायित्व बढ़ जाता है, स्थायित्व बढ़ जाता है। ये इसका रीजन है कि भाई आपने जो क्रोमियम और जो कॉपर था उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो था वो थोड़ा चेंज किया, अपवाद बने, तो उसकी सममिति क्या होगी, बढ़ गई। इसी प्रकार अपने बात करते हैं कॉपर की। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s2 और 3d9 होना चाहिए था, किसके सिद्धांत के अनुसार, ओह्बो सिद्धांत के अनुसार। 4s में 2 बनाओ और d में 9 बनाओ। एक भरने कैसे हैं, 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब मैं अगर इसको बिल्कुल सेंटर से काटता हूँ, जैसे इसको और ज़्यादा सेंटर से काट सकते हो आप, जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, इसको मैं अगर इधर सेंटर से काटता हूँ तो इधर देखो कितने इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे तरीक़ा से आ रहे हैं, 2 2 4 और 1 5 इलेक्ट्रॉन है। इधर कितने हैं, 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये सममिति नहीं है। सममिति कब बनेगी, सममिति तब बनेगी जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये आ जाए 4s1 3d10, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाए, किस में, d में, तो s में 1 रह जाएगा, d में कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो इसकी क्या बन जाएगी, सममिति बन जाएगी। कैसे बन जाएगी देखते हैं अपने, एक इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं वो भरना आना चाहिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब अगर मैं यहाँ से बिल्कुल समान भाग से काटता हूँ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो क्या है, समान, 2 2 4 और 1 5, 2 2 4 और 1 क्या है, 5 है। तो ये क्या हो गए, सम्मित हो गए। ठीक है, तो सममिति के कारण क्या होता है, स्थायित्व तो बढ़ जाता है, और कॉपर और क्रोमियम जो है वो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास न दर्शाकर असामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दर्शाता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक अपना यही था, और बाकी नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।